मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो थर्मोडायनामिक्स में हम कर रहे हैं बेटा जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसमें हमने आगे पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। These all are under standard condition of temperature and pressure, इसलिए standard enthalpy of reactions रहती है ये, या formation होती है, या एक और बताया था enthalpy of combustion, enthalpy of combustion, enthalpy of combustion। तो आज हम इसी में नेक्स्ट करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी में, नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसको ओबियस है हम NEU या सिर्फ N से लिख लेंगे, ठीक है। अब सभी में एक जगह से आप लिख सकते हैं कि द एंथैल्पी चेंजेस या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, जो मर्जी जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। तो द हीट चेंजेस या एंथैल्पी चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, या फिर 1 मोल ऑफ, ठीक है ना, ये एक्वस आयन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द एसिड। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आते हैं हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब जैसे कि हमारे पास ये सॉल्ट है, जैसे हमारे पास ये एसिड है NaOH बेस, एक्वस बेस प्लस HCl एक्वस सॉल्यूशन, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होकर क्या बनाएगा NaCl। ये सॉल्ट बना, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा बेटा वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। और यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो होगी हमारे पास -57.1 किलो जूल। It should be remember that कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड हैव ए वैल्यू -57.1 किलो जूल। मतलब कोई भी वेदर द, ठीक है, वेदर द एसिड और बेस में भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, चाहे कोई भी एसिड या बेस हो, तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कांस्टेंट होती है बेटा जी, वो सेम वैल्यू होती है। वो कितनी है -57.1। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग या बेस स्ट्रॉन्ग हो, इनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो, तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है इट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ -57.1 से कम होगी बेटा। तो ये इस तरह से एक एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है ना। एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए आपको बताया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है। चाहे वो फिर किसी भी तरह की एंथैल्पीज है, किसी भी तरह की एंथैल्पीज है, ओके। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन है हमारे पास, हम डेल्टा सॉल्यूशन लिख देते हैं, डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे हम कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस, या इधर हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, या एंथैल्पी चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड, 1 मोल ऑफ substance is dissolved in excess of solvent बेटा। 1 mole of solute is dissolved in excess of solvent। तो उस दौरान जो एनर्जी चेंजेस होगी
वो क्या आएगी हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे NaCl सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड, इसको हमने एक्वा सॉल्यूशन में ऐड किया बेटा, अब क्या बन गया हमारे पास, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन H, NaCl के लिए अगर हम बात करते हैं तो याद आता है हमारे पास +5 पॉइंट पॉजिटिव आएगी 35 किलो जूल, 5.35 किलो जूल पर मोल है। ठीक है ना, क्योंकि हम किस में ले रहे हैं, आपको बताया है कि जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है दे आर ऑलवेज टेकन इन अ मोल्स, तो पर मोल लिख सकते हो। किलो जूल कई बार यहाँ पे ऐसे लिखा होता है पर मोल, हम किलो जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, अब एक मोल के लिए तो इसलिए आपको क्या बताया कि when 1 mole of substance is dissolved in such large amount of or excess of solvent, ठीक है, at a constant temperature and pressure या at a given temperature and pressure, तो ऐसी, ठीक है, सॉल्यूशन बन रहा है। सॉलिड किस में चेंज हो गया, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस दौरान भी अब याद रखना है कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है बेटा, जैसे कि हमारे पास CuSO4 5H2O, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, या ऐसे सॉल्ट विच डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, जिनके इस तरह के सॉल्ट नहीं बनते हैं। और जैसे कॉपर सल्फेट का बन गया, कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड ये जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट है। या फिर ऐसे सॉल्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रेट, लाइक आपके पास सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, बिकॉज जो प्रोसेस होगी, ठीक है ना, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज एंडोथर्मिक होगी, ऑलवेज एंडोथर्मिक होगी। कौन से बताए, हाइड्रेटेड सॉल्ट, या फिर जिन ऐसे सॉल्ट जिनके हाइड्रेट नहीं बनते हैं, जिनके हाइड्रेट्स नहीं बनते हैं, ऐसे सॉल्ट्स की जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, बिकॉज इनका जो डाइल्यूशन प्रोसेस है या डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डाइल्यूट कर रहे हैं हम इनको, एक्वस कर रहे हैं, तो इनकी जो डिसोल्यूशन है वो कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव हो, एंडोथर्मिक होगी, तो पॉजिटिव होगी। लेकिन ठीक है ना, अब ऐसे सॉल्ट जिनकी क्या होती है, जिनकी हम बात करते हैं, जिनके हाइड्रेट्स बनते हैं, ऐसे सॉल्ट्स की जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक होगी, बिकॉज डिसोल्यूशन वो नेगेटिव आएगी। जैसे कॉपर सल्फेट है, CuSO4, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इनकी जो, बिकॉज ये क्या बनाते हैं, ये हाइड्रेट बनाते हैं, तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, इनकी वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी बेटा, बिकॉज डिसोल्यूशन प्रोसेस फिर एक्सोथर्मिक। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब आता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन देखिए बेटा, नाम चेंजेस है, बाकी तो हीट चेंजेस है। अब बनना क्या है, एक मोल से आपने बनाना है, ठीक है ना, सॉल्यूशन बनाना है, या कंबस्ट करना है, या फॉर्मेशन हो रही है, या हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, या फिर क्या हो रही है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं HYD, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाना है हमने, ठीक है ना, क्या होगा बच्चा, द हीट चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन 1 mole of anhydrous salt changes into hydrated salt. 1 mole of hydrated salt changes into hydrated salt. जैसे तो कॉपर सल्फेट है, अब इसमें 5 molecules of water ऐड हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, CuSO4 5H2O। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो क्या आ जाएगी बेटा जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे कोई वैल्यू होगी, सम वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के लिए -78.2 किलो जूल पर मोल, then 1 mole of anhydrous salt completely changes into hydrated salt, completely changes into
हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये कॉपर सल्फेट सॉलिड है, ये वाटर लिक्विड है, ये फिर फर्दर क्या बन गया बेटा, हाइड्रेटेड सॉल्ट सॉलिड हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन या फेज चेंजेस। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंजेस, पहले हमारे को डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज का पता होना चाहिए, फिर आपने इसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको बताए हुए हैं कि एंथैल्पी चेंज जब भी हम निकालेंगे तो एंथैल्पी ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्टेंट, सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आगे करते हैं हम एंथैल्पी ऑफ फेज चेंजेस या फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। फेज ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे फेज चेंजेस क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या आता है गैस, गैस से क्या आता है, सॉरी सॉलिड से क्या आता है, सॉलिड से क्या आता है डायरेक्टली गैस, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, आपने प्रोसेस पढ़ी होगी। ठीक है ना, सॉलिड टू लिक्विड हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है ये फ्यूजन है, इसको वेपोराइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सॉलिड टू मेल्ट, ठीक है, सॉरी सॉलिड टू लिक्विड, जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं या मेल्टिंग बोलते हैं। दूसरा आता है लिक्विड जब गैस में चेंज होता है या लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो क्या बनता है हमारे पास, प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। और अगर हम सॉलिड डायरेक्टली जो है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट इसमें चेंज हो गया बेटा गैसियस स्टेट में, द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो ऐसे भी एंथैल्पी चेंजेस इनके लिए करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, संस्कृत में फ्यूजन लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हीट चेंजेस या एंथैल्पी चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना कहाँ पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस इनटू लिक्विड। 1 mole of a solid, 1 mole of solid changes at its melting point changes into liquid। अब जैसे हम बात करते हैं अब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मतलब 273 केल्विन के ऊपर जो वाटर है H2O, ये सॉलिड आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वाटर आइस बन रहा है। लेकिन अब इसमें किसमें चेंज हो रहा है, ये वाटर लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सम एनर्जी, ठीक है ना, तो क्या पड़ेगी यहाँ पे पॉजिटिव होगी, कितनी आ जाएगी 6, बिकॉज जो प्रोसेस है वो कैसी होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी तभी तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, तो पॉजिटिव आ जाएगी 6.0 किलो पर मोल। 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस इनटू लिक्विड बेटा, ठीक है ना, चेंजेस इनटू लिक्विड। तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। या फिर सोडियम क्लोराइड, ये देखो जैसे कि अब हम बात करते हैं 10 मतलब इतने केल्विन के ऊपर, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सॉलिड है, ये चेंज हो जाएगा बेटा किसमें, NaCl लिक्विड में। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंजेस होगी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कब, जब मेल्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। अब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 273 केल्विन के ऊपर जो आइस है वो वाटर में चेंज होगा, तो उस दौरान वाटर में कैसे चेंज होगा, बाई एब्जॉर्बिंग इतने अमाउंट ऑफ हीट, इतने दिस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके जो है वो आइस किस में चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, सॉलिड किस पॉइंट पे है, मेल्टिंग पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे है, उसके मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर है बेटा। तो एट 1073 केल्विन के ऊपर जब सोडियम क्लोराइड का ये मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसा नहीं कि सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। अब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन जो एंथैल्पी चेंजेस होती है वो कहाँ पे होती है, एट
melting point. Okay, now next one is enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट vaporization. तो हीट चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन 1 mole of a liquid, when 1 mole of a liquid, ठीक है ना, at its boiling point changes to gaseous state, changes to gaseous state. 1 mole of liquid, अब यहाँ पे कहाँ पे है, बॉइलिंग पॉइंट पे, ऑलरेडी किस पे है, बॉइलिंग पॉइंट पे है। हमें देखिए ये वाटर लिक्विड है, ये वाटर किस में चेंज हो रहा है बेटा, वाटर गैसेस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है रिएक्शंस के लिए, ठीक है ना, वो कितनी रहती है हमारे पास 40 पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे 40.6 किलो जूल पर मोल है। बिकॉज फेज ट्रांसफॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो जो है सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से किस में होगा, गैस में होगा, गैस सॉलिड से किस में जाएगा बेटा, गैसियस स्टेट में जाएगा। तो ये आ जाता है कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। हीट चेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट वन इज enthalpy of sublimation, enthalpy of sublimation. Sublimation, और sublimation क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाना विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर जो एनर्जी चेंजेस आती है, ठीक है ना, देन 1 mole ऑफ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। इसमें चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बिना मेल्ट हुए लिक्विड स्टेट में जाए बगैर किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आयोडीन है, आयोडीन I2 सॉलिड, आयोडीन जो है सबलाइन सब्सटेंस होता है, ये जो है आयोडीन किस में बदल जाते हैं, आयोडीन के वेपर में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंजेस होती है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये कुछ वैल्यू हो सकती है, जैसे अब यहाँ पे आपको है, ठीक है ना, ये आ जाती है प्लस 62.4 किलो जूल पर मोल। मीन सॉलिड टू गैस द हीट चेंजेस या एंथैल्पी चेंजेस takes place when 1 mole of solid directly changes into gaseous state without, ठीक है ना, एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको बताया फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज कैसी प्रोसेसेज है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेसेज है। तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी बेटा जी, पॉजिटिव होगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव होगी। तो ये आ जाती है हमारे पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ हम आज अब आगे करने वाले हैं, आज करेंगे हम आगे हेस लॉ बेटा, ठीक है। अब ये किस तरह से चेंजेस आती है, ठीक है ना। ये एक रशियन केमिस्ट हुए, ठीक है, एक रशियन केमिस्ट हुए बेटा हेस, उन्होंने एक जनरलाइजेशन दी कि भाई कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे वो नंबर ऑफ स्टेप में हो, जो एंथैल्पी चेंजेस होती है दे आर ऑलवेज रिमेन सेम। मीन्स कि either heat evolved or absorbed in a chemical reaction, ठीक है, is same whether the reaction takes place in one step or a number of steps। तो ये लॉ को बोलेंगे हम, इस लॉ को बोलेंगे हेस लॉ बेटा, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन या सिंपली हेस लॉ कि द एंथैल्पी चेंजेस या आइदर हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन ए
रिएक्शन, ठीक है, इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स। या हम इसको बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी चेंजेस है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर बाय विच द चेंजेस हैज बीन कैरिड आउट। जैसे मर्जी चेंजेस आए, लेकिन जो एंथैल्पी होगी इट विल रिमेन कांस्टेंट बेटा, इट विल बी रिमेन सेम। जैसे हमारे पास ए रिएक्टेंट जो है बी में चेंज हो रहा है, ये ए जो है किस में चेंज हो रहा है, बी में। ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। तो एक बात है हमारे पास कि पाथ फर्स्ट हम बात करेंगे कि ये डायरेक्टली यहाँ से जो एंथैल्पी चेंजेस है, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस आ रही है, आइदर इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब हो रहा है। वो डिपेंड करता है वेदर रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है। हमारे पास डेल्टा एच, ए से बी में चेंज हो रहा है, तो जो रिएक्शन की एंथैल्पी क्या है, डेल्टा एच। अभी ये एक स्टेप में हो रही है। अब हम बात करते हैं कि पहले ए जो है वो सी में चेंज हुआ, ये कोई इंटरमीडिएट है, पहले सी में चेंज हुआ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको लिख देते हैं डेल्टा H1। वही ए से सी में बदलने के लिए जो हीट चेंजेस है वो कितनी आ गई, डेल्टा H1, और सी से फिर बी में चेंज हुआ तो यहाँ भी डेल्टा H2। ये जो है ये हमारे पास ये जो पाथ है ये पाथ 2, ये पाथ 1 और ये जो है पाथ, मतलब दो तरीके हैं ए से बी में बदलने के, दो तरीके। एक तो डायरेक्ट ए से बी में चेंज हो गया तो डेल्टा एच आर, इतनी हीट चेंजेस आई। अब पहले ए से बी में जाने के लिए पहले ए से सी में चेंज हुआ, तो सी से किस में बदल गया, बी में चेंजेस हुआ। तो आपको बताया कि जो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंजेस है, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और अ नंबर ऑफ स्टेप में, ये एक स्टेप में चेंज हो रही है, दो स्टेप में चेंज हो रही है, जो एंथैल्पी चेंजेस है इट विल रिमेन सेम। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। इसका और इसका सम इसके बराबर भी होगा। मतलब जो टोटल एंथैल्पी है ए से बी में प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट को बी प्रोडक्ट में चेंज करने के दौरान जो एंथैल्पी चेंजेस है वो क्या रहेगी बेटा, ये सेम रहेगी। तो इसको बोलते हैं हेसला, क्या बोलेंगे, हेसला। अब इसमें हम जस्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं ये पाथ फर्स्ट में जो एनर्जी चेंजेस है, जब डायरेक्टली ए बी में चेंज हो रहा है तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट चेंजेस जो है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। और जब बी ए से बी में बाई सी, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट है, कि पहले ए से सी में चेंज हुआ, सी से बी में, इस पार्ट में जो है Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है, हम इवॉल्व मान रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं बोल रहे, इवॉल्व मान रहे हैं, ठीक है ना। हमने प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है हेसला को कि हेसला जो है ट्रू है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो दो पाथ है, एक डायरेक्ट पाथ है, उसमें Q अमाउंट ऑफ हीट जो है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, और अगर इनडायरेक्टली हम ए से बी में जा रहे हैं तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब अगर हम सपोज कर लेते हैं बेटा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इस पोजीशन है हमारी, भाई Q1 जो है, हम तो बोल रहे हैं बराबर होती है, देखो अब बराबर प्रूव करना है हमें, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं, लेट अस सपोज कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब जब ए रिएक्टेंट बी में डायरेक्टली जाएगा, ठीक है, और फिर बी से ए में दोबारा से क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट पाथ से आ रहा है, किससे आ रहा है, ए से बी में डायरेक्ट पाथ से जा रहा है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, और बी से जो है ए में दोबारा आ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट पाथ से। तो जो हीट चेंजेस है, अब Q1 ग्रेटर देन Q2, तो सम हीट इज इवॉल्व, क्योंकि Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q2। यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे कम एनर्जी
इवॉल्व हो रही है बेटा। तो दोनों एनर्जी जो है हमने सेम की हुई है, और इस प्रोसेस में एक साइकिल में या ऐसे नंबर ऑफ साइकिल में क्या क्रिएट हो रही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है, बिकॉज दोनों एनर्जी हमने क्या सपोज किया हुआ है कि वो डिफरेंट है। लेकिन अब एनर्जी क्रिएशन जो है दैट इज अगेंस्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो वैल्यू है, आप पाथ 1 से जाइए, पाथ 2 से जाइए, ठीक है ना, एनर्जी कभी भी ज़्यादा और कम नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो हेस लॉ है वो ट्रू है कि वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इट विल टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप, जैसे कि 2 स्टेप में हो रही है, इट विल बी रिमेन कांस्टेंट।